Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn about fission reaction and fusion reaction, and also we will discuss about the hazards of radiation and the safety measures. So students, आपने डिस्कस किया था 9th क्लास में अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कब रिलीज होती है, जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो वहाँ पे आपने जस्ट इन रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि फिशन रिएक्शन होता है और फ्यूजन रिएक्शन होता है। सो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फिशन रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह फिशन रिएक्शन होता है, किसने ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया। इसी तरह हम फ्यूजन रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि रेडिएशन के क्या हाजर्ड्स हैं, मतलब कि क्या नुकसानात हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि जब हमारे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है तो वहां से हमारे पास क्या होती हैं, रेडिएशंस एमिट होती हैं ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ आए। अब वो एमिट होने वाली जो रेडिएशंस हैं उनके कुछ नुकसानात भी हैं एंड उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सेफ्टी मेजर्स कर सकते हैं, उनको भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फिशन रिएक्शन को डिटेल में। फिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमारे पास एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके एक हैवी न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है और वो हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होके दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। अब जैसे आपको ये फिगर में नजर आ रहा है कि ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, इसने आके जब यूरेनियम को क्या किया, स्ट्राइक किया। ये यूरेनियम 235 एक हैवी न्यूक्लियस है, इसको जब स्ट्राइक किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। और इसके साथ साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन भी हमारे पास स्प्लिट हुए, मतलब 3 न्यूट्रॉन भी एग्जिट हुए और साथ अ लॉट ऑफ एनर्जी भी क्या हुई, रिलीज हुई। अगर आप इसकी जनरल इक्वेशन को देखें तो आपको ये इक्वेशन में शो हो रहा है कि न्यूट्रॉन ने जब स्ट्राइक किया यूरेनियम को तो हमारे पास क्या हुआ, पहले ये एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बना, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज में आया। उसके बाद ये दो न्यूक्लियाई में एक्स एंड वाई में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, प्लस हमारे पास न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए। अब स्टूडेंट ये इंटरमीडिएट स्टेज क्या है? ये इंटरमीडिएट स्टेज वो है जब यूरेनियम ने न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और अभी वो उसमें स्प्लिट नहीं हुआ, एक्स एंड वाई न्यूक्लियाई में अभी वो स्प्लिट नहीं हुआ। और ये जो एक्स एंड वाई न्यूक्लियाई यहाँ पे हम इनको क्या कहते हैं, फिशन फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ओके, तो अभी जो हमने डिस्कस किया कि ये फिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को सबसे पहले जिन्होंने ऑब्जर्व किया था वो कौन थे, ऑटो हेंस एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, एंड 1939 में सबसे पहले उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। अब स्टूडेंट्स हमने जैसा कि फिगर में देखा कि हुआ क्या कि यूरेनियम का न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया और अब वो स्प्लिट होके जनरल इक्वेशन में तो हमें एक्स एंड वाई से उसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो नियरली हाफ जो नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास है बेरियम एंड क्रिप्टॉन। ये किस में कन्वर्ट हुआ, यूरेनियम को जब न्यूट्रॉन ने आके हिट किया, स्ट्राइक किया, तो वो पहले तो इंटरमीडिएट स्टेट में गया, लेकिन फिर जब वो उस स्टेट से जब आगे फर्दर मूव किया तो वो दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया जिनका मैस नियरली हाफ है, मतलब नियरली इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, नियरली तकरीबन इक्वल है, हम कंफर्म इक्वल नहीं कह सकते। तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हुए। अब स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास जब 2 या 2 से ज्यादा जो या 3 न्यूट्रॉन पर फिशन इवेंट भी हमारे पास जो है ना, इसके रिजल्ट में हमारे पास टिपिकली 2 या 3 न्यूट्रॉन पर फिशन इवेंट, जब भी कोई फिशन इवेंट होगा तो हमारे पास 2 या 3 न्यूट्रॉन लाजमी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ओके, अगर हम एवरेज देखें तो 2.47 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं पर इवेंट, जैसे कि आपको इस फिगर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि हमारे पास जो टोटल मैस होता है प्रोडक्ट्स का वो हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल मैस ऑफ हैवी न्यूक्लियस। अब फिशन ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन में ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जो ओरिजिनल जो था, हमारे पास जो U235 का जो ओरिजिनल हमारे पास मैस होता है हैवी न्यूक्लियस का, जब वो स्प्लिट होके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उन प्रोडक्ट्स का जो टोटल मैस होता है वो हमेशा इस हैवी वाले से क्या होता है, कम होता है। और मेजरमेंट्स जब की गई तो वहां से ये पता चला कि जब भी कोई फिशन इवेंट होता है, मतलब जब भी फिशन रिएक्शन होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होती है।
ओके। अब ये हमारे पास ना इतनी एनर्जी कभी भी किसी केमिकल प्रोसेस में रिलीज नहीं होती, ये हमारे पास फिशन रिएक्शन में रिलीज होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखना चाहें, जो ये आपकी बुक में मेंशन है कि अगर हम 1 टन जो कोल है उसको बर्न करें तो हमारे पास तकरीबन 3.6 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 10 जूल एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब फिशन रिएक्शन की हम बात होती है तो हम 1 kg यूरेनियम को अगर जो है वो अगर उसके अंदर 1 kg यूरेनियम इंक्लूड है जो फिशन रिएक्शन में, तो वो कम से कम हमारे पास 6.7 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 11 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एग्जांपल आपको यही शो कर रही है कि केमिकल प्रोसेस की बजाय एक फिशन रिएक्शन के अंदर हमेशा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और अब आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब हमने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ने आके जब यूरेनियम को हिट किया तो वो अपने 2 नियरली इक्वल मैसेज में तो कन्वर्ट हुआ, साथ ही साथ वो न्यूट्रॉन्स भी उसके अंदर से एमिट हुए। अब वो जो न्यूट्रॉन उसमें से एमिट हो के गए, क्या इफेक्ट करते हैं वो, अगर वो फर्दर किसी और मतलब न्यूक्लियाई के साथ किसी और हैवी न्यूक्लियस के साथ जाके स्ट्राइक कर दें। तो अभी इक्वेशन में तो आपने देखा कि न्यूट्रॉन जो एमिट हुए हैं, जब भी फिशन रिएक्शन होता है तो ये न्यूट्रॉन कैन इन टर्न ट्रिगर अदर न्यूक्लियाई, देखें वो किसी और न्यूक्लियाई को भी जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाती है कि एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी जो एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया, उसने जब हैवी न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया तो उसको स्ट्राइक करने से क्या हुआ कि 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए। अब वो जो 3 न्यूट्रॉन है वो भी किसी हैवी न्यूक्लियाई को कर सकते हैं, मतलब हिट कर सकते हैं। और इसी तरह ये रिएक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास कंटिन्यू रहता है। और कैलकुलेशन ने शो किया कि ये जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि यहाँ से ये 3 न्यूट्रॉन है, इन्होंने अगेन एक और हैवी न्यूक्लियस को क्या किया, स्ट्राइक किया, फिर वहां से 3 न्यूट्रॉन निकले। इसी तरह ये प्रोसेस क्या होता जा रहा है, कंटिन्यू। तो ये जो चेन रिएक्शन है ये बहुत रैपिडली प्रोसीड होता है, इतनी जल्दी जल्दी प्रोसीड होता है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और उसकी एनर्जी की जो अमाउंट है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक एक्सप्लोजन होने का भी खतरा है, मतलब एक धमाका हो जाता है। तो ये जो चेन रिएक्शन होता है इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल किया जाता है अगर ऐसा हो जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है एनर्जी। वो हमें क्या करता है, यहाँ से जो एनर्जी मिल रही है वो उसको यूजफुल पर्पसेस के लिए प्रोवाइड कर देता है। और इस तरह ये जो सेल्फ सस्टेन रिएक्शन है जिसमें ये एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन्स हैं फिशन रिएक्शन में आ रहे हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसी मटेरियल से, ताकि ये चेन रिएक्शन क्या हो जाए, स्लो हो जाए। क्योंकि अगर इसको स्लो ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा धमाके होने का खतरा है, और मतलब इससे बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, Now students we will discuss about nuclear fusion reaction. अब अगर आपको फिशन रिएक्शन के बारे में समझ आ गया तो फिशन जो फ्यूजन रिएक्शन है वो लिटिल बिट उसके ऑपोजिट है। क्योंकि फिशन रिएक्शन में हमने ये पढ़ा कि एक हैवी न्यूक्लियस को जब एक न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक करता है तो वो क्या हो जाता है, नियरली इक्वल मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, साथ न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में क्या होता है, व्हेन 2 लाइट न्यूक्लियाई, देखें वहां पे क्या हुआ कि 2 स्मॉलर जो न्यूक्लियाई थे वो उसमें कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब 2 लाइट न्यूक्लियाई आके कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके वो एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब ये हमारे पास कहलाता है फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें 2 स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद वो एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं। जबकि अगर हम फिशन रिएक्शन को देखें तो वहां पे हैवी न्यूक्लियस होता है जिसको एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है 2 स्मॉल न्यूक्लियाइज में। ओके, अब अगर हम फ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो फ्यूजन में क्या होता है कि जो मैस हमारे पास होता है फाइनल न्यूक्लियस का, जो 2 कंबाइन होके वो हैवी बनता है, उसका मैस हमेशा हमारे पास कम होता है देन द मैसेज ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाइज। ओरिजिनल का जो मैस होता है, 2 न्यूक्लियाइज का जो मैस होता है, उनको जब हम मिल के वो एक हैवी न्यूक्लियस बनता है तो ओरिजिनल वालों का मैस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वो फाइनल न्यूक्लियस की। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट हमने ये डिस्कस किया था, मैस एनर्जी रिलेशन पढ़ा था, जो किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। और आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि जब भी किसी मैस में लॉस आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। मतलब मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जब 2 स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होंगे और वो दोनों मैसेज कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियस बनेंगे तो क्या होगा,
वो जो हमने कहा कि ओरिजिनल का मैस ज्यादा है, फाइनल का कम है, तो वो जो कम हुआ मैस, वो जो थोड़ी बहुत कमी आई, वो कहाँ गई? वो किस में कन्वर्ट होगी? एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो अगर हम इसको फिगर में देखें तो आपको नजर आ रहा है कि अगर एक एटम हमने लिया है ड्यूट्रियम का, उसको फ्यूज कर दें विद एटम ऑफ ट्रीटियम, मतलब ड्यूट्रियम और ट्रीटियम को आपस में फ्यूज करें, दोनों को आपस में कंबाइन करें, तो एक हीलियम का न्यूक्लियस बन जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी? एनर्जी भी रिलीज होगी और साथ ये न्यूट्रॉन भी रिलीज हो रहा है। अब ये जो हमारे पास हैवी न्यूक्लियस बना है, ये जो हीलियम बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं और अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं। इसकी रीजन ये है कि ये जो हीलियम न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एज अ अल्फा पार्टिकल बिहेव करता है। अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन को देखें तो ड्यूट्रियम को हम इस तरह शो करते हैं, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, और ये ट्रीटियम है। ये दोनों जब फ्यूज हुए तो हमारे पास एक हीलियम का न्यूक्लियस बना और साथ न्यूट्रॉन भी रिलीज हुआ और प्लस एनर्जी भी क्या हुई? रिलीज हुई। पिक्चर की फॉर्म में हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी आ रही है सन से और स्टार से, ये किस वजह से आ रही है? ये इसी चीज का रिजल्ट है, किसका? फ्यूजन का। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लाई इनटू हीलियम न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी। ये जो फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, इसी की वजह से जो एनर्जी है वो सन से और स्टार से जो हमें मिल रही है, वो एनर्जी इसी रिएक्शन की वजह से मिल रही है। और जो टेम्परेचर अगर हम देखें एट द सेंटर ऑफ सन इज नियरली 20 मिलियन केल्विन, मतलब वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है, सन पे एट द सेंटर पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जो फ्यूजन रिएक्शन को बहुत फेवरेबल बना देता है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो फ्यूजन का प्रोसेस है, ये जो फ्यूजन रिएक्शन है, इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ताकि कंडीशन क्या हो? फेवरेबल हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लाई हैं, जब वो एक साथ फ्यूज्ड होते हैं टुगेदर एक हीलियम न्यूक्लियस को बनाने के लिए, तो उसके साथ हमारे पास 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। आई होप यू गॉट इट। आपने क्या करना है, दोनों रिएक्शंस को अगर आप कंपेयर करके पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह हमारे पास फिशन और फ्यूजन रिएक्शन आपस में क्या हो रहे हैं। मतलब है तो दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शन, लेकिन किस तरह वो आपस में क्या है? डिफरेंट है। एनर्जी तो दोनों में रिलीज हो रही है क्योंकि दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन है, लेकिन एक में हमारे पास क्या हो रहा है? हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है और दूसरे में 2 न्यूक्लाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना रही है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो रेडिएशंस हैं, जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, उनके क्या नुकसानात हैं और फिर हम कैसे उनसे बच सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी रेडिएशंस हैं हमारे पास, इनके फायदे भी हैं, वो यूजफुल है। कहाँ पे? मेडिसिन में यूजफुल है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, हमने उन सब के यूजेस देखे कि वो सब हमारे पास क्या है? यूजफुल है। लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ डैमेज भी कॉज करती हैं अगर हम उनको प्रिकॉशंस के साथ यूज ना करें। अगर हम उन रेडिएशन का इस्तेमाल एहतियात से नहीं करेंगे तो उनका हमें नुकसान होगा। ओके, तो अब वो जो नुकसान है वो किस किस तरह का हो सकता है, वो कौन कौन से हमारे पास जो नुकसानात है जो हमें सामने आते हैं अगर इनकी लार्ज डोज दे दी जाए या बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत लंबे अरसे तक स्मॉल डोज भी दी जाए, तो किस तरह के खतरात हमारे सामने आते हैं। तो हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। सबसे तो पहली बात है कि रेडिएशन बर्न भी कर सकती है, मतलब जला सकती है, क्योंकि बीटा और गैमा रेडिएशन है और विच में काज रेडनेस और सॉरनेस ऑन द स्किन। मतलब अगर हमारे पास जो रेडिएशन है, ये जो बीटा और गैमा रेडिएशन है, अगर ये बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर इनको अप्लाई करवाया जा रहा है, स्किन के ऊपर ज्यादा इनको स्ट्राइक करवाया जा रहा है, तो ये उसको जला भी सकती है, रेड भी हो सकती है स्किन और आपको जलन भी महसूस हो सकती है। दूसरा जो खतरा है वो है स्टेरिलिटी। इट मींस इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। अगर हमारे बॉडी पे ये रेडिएशन ज्यादा आके स्ट्राइक करें तो इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि फर्दर आगे जो, मतलब हमारी जो जनरेशन चल रही है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। फर्दर आगे इनएबिलिटी हो जाती है कि जो चिल्ड्रन का जो आगे, मतलब अगली नस्ल का जो पैदा होना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, थर्ड वन ये कि जेनेटिक म्यूटेशन इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स।
मतलब कि जेनेटिक म्यूटेशन का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब जब जब कोई एक न्यू बॉर्न बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज होती हैं। डी मतलब कि वो पहले से उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि या तो न्यू बॉर्न बेबी जो पैदा होता है या तो वो चल नहीं सकेगा या बोल नहीं सकेगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम्स पहले से आ जाएंगी इन रेडिएशंस की वजह से। जेनेटिक म्यूटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब जीन्स प्रॉपरली वो जब नहीं उसके अंदर ट्रांसफर हो पाती तो फिर ये पहले से ही उसके अंदर कुछ कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। ओके, फोर्थ वन इज ल्यूकीमिया, यानी कि कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। ये रेडिएशंस इतनी नुकसानदेह होती हैं कि ये हमारे ब्लड सेल्स में कैंसर की वजह भी बन सकती हैं। और एंड द लास्ट वन इज ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट्स इन द आईज। और ये तो बहुत बड़ा खतरा है कि इससे हम अंधे भी हो सकते हैं, मतलब नजर भी जा सकती है, या आंखों के अंदर जो है वो एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं कैटरैक्ट, जिसे मोतिये का प्रॉब्लम नहीं कहते हम, उस तरह का इशू भी हमारी आंखों में आ सकता है। ओके, मतलब ये रेडिएशन बहुत ज्यादा क्या है हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन उस सूरत में नुकसानदेह है जब हम इनको प्रिकॉशंस के साथ यूज ना करें। लेकिन अगर प्रिकॉशंस के साथ यूज करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, इनका इतना नुकसान नहीं होगा प्रॉपर वे में अगर हम इनको यूज करें। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बार हुआ यूं, रशिया में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से, एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट जिसको हम कह सकते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई लोकल कम्युनिटी, और वहाँ पे जो जितनी भी वेजिटेशन थी, लाइव स्टॉक थी, मतलब सब कुछ वहाँ पे जो है वो क्या हुआ, डैमेज हो गया, और बहुत ज़्यादा उनके मिलियन ऑफ डॉलर्स लॉस्ट हो गए उसको ठीक करने में। जो सब कुछ वो क्या था, मतलब मिलियन ऑफ डॉलर्स लगे थे उनके उस वेजिटेबल जो और लाइव स्टॉक जो था, जितनी भी चीजें उनकी वहां पे थी, उन पे बहुत ज्यादा उनका खर्चा आया, और वो सब कुछ क्या हुआ, डैमेज हो गया, सिर्फ और सिर्फ इन रेडिएशंस की वजह से, इन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इनको डायरेक्टली तो डिटेक्ट कर नहीं सकते, मतलब हमें ये रेडिएशंस को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए हमें कुछ स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना पड़ेगा, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस को, कुछ मेजरमेंट्स को देखना पड़ेगा, ताकि ये जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं उनको क्या कर सके, हम प्रॉपरली हैंडल कर सके। क्योंकि ये सोर्सेज बहुत ज़्यादा वीक भी अगर हो तो भी हमें बहुत ख्याल से इनको क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। अब हम सेफ्टी मेजर्स देखेंगे कि किस तरह हम जो है वो सेफली हम इन रेडिएशंस को हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले है कि हमने ये जो सोर्सेज जितने भी है ना, जिस सोर्स से हम ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए कोई सोर्स है हमारे पास जिससे एनर्जी रिलीज होनी है या हमें एनर्जी की जरूरत है, उन सबको हमने बड़े प्रॉपर वे में हैंडल करना है, टंग्स और फॉक्स को यूज करके। टंग्स एंड फॉक्स कैसे होते हैं, ये चिमटा नुमा एक चीज है और ये सीजर नुमा एक हमारे पास जो है ना वो होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इनके थ्रू हमने इनको हैंडल करना है। दूसरी बात है स्टूडेंट्स के, जब जो आपके हैंड्स हैं उसको आपने रबर ग्लव से कवर करना है, और बाद में भी जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से हाथों को क्या करना है, वॉश करना है, ताकि कोई जरा सा भी, कुछ जरा बराबर भी कुछ भी आपके हाथों पे ना रह जाए। और इसके अलावा जितने भी ये जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं उनको थिक लेड कंटेनर्स के अंदर स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो वहां से बाहर ना आ सकें। ओके, दूसरी बात है कि कभी भी किसी रेडियो एक्टिव सोर्स को किसी पर्सन की तरफ करके पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, ताकि वहां से कोई रेडिएशंस एमिट अगर हो भी जाए तो वो उस पर्सन तक ना जाए। इसलिए किसी पर्सन की तरफ करके पॉइंट आउट करके, जैसे हम किसी को इशारा करते हैं, तो इस तरह नहीं करना, क्योंकि वहां से जो जितने भी रेडियो एक्टिव सोर्सेज है यहाँ से रेडिएशन एमिट होती हैं और वो क्या होती है, हमारे लिए नुकसान होती है अगर बार बार वो हमारे ऊपर आके स्ट्राइक करें। दूसरी आखिरी बात ये कि फ्रीक्वेंट विजिट्स जो हुए, विजिट्स टू द रेडिएशन सेंसिटिव एरिया शुड बी अवॉइडेड। अब जहाँ पे करीब अभी जो रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे फ्रीक्वेंट विजिट्स को क्या करना है, आपने बार बार वहाँ पे विजिट करने को अवॉइड करना है। जो इस तरह के एरियाज है, जो रेडिएशन सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे जाने से आपने क्या करना है, परहेज करना है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन रेडिएशन के जो खतरात हैं, नुकसानात हैं, उनसे काफी हद तक बच सकते हैं। ओके, so students, this was the last lecture of chapter number 18, atomic and nuclear physics, and I hope you understand it very well. But students, in the case of any query you can ask me anytime. So thank you, stay safe, and Allah Hafiz.